उत्तर भारत के मैदानों में बसा रतनपुर गांव सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट, बैलों की घंटियों की टुनटुन और खेतों से आती मिट्टी की सोंधी खुशबू से हमेशा जीवंत रहता था। मगर यहाँ के लोग मेहनती और जिद्दी मिजाज के थे। गांव के बीचों बीच एक कच्ची पगडंडी से सटा हुआ मिट्टी और ईंटों से बना छोटा सा घर था। यही घर नीलकंठ का था, गांव का एक गरीब मगर ईमानदार किसान। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चे थे। नीलकंठ रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठ जाता। हाथ मुंह धोकर घुटनों तक चढ़ी धोती और कंधे पर गमछा डाले वो खेतों की ओर निकल जाता। खेत उसका सब कुछ थे, मगर पिछले कई सालों से बरसात का सहारा कम मिलने और सूदखोर महाजन के कर्ज ने उसकी कमर तोड़ दी थी। नीलकंठ के पास लगभग 3 बीघा जमीन थी। कभी ये जमीन सोना उगलती थी। धान, गेहूं और सरसों की फसलें दूर दूर तक हरी चादर जैसी लहराती थीं। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। पिछले साल की ओलावृष्टि ने फसल बर्बाद कर दी थी। उससे पहले सूखा पड़ा था। फिर भी नीलकंठ हार मानने वालों में से नहीं था और धूप बारिश की परवाह किए बिना खेत में पसीना बहाता। गांव वाले अक्सर कहते, नीलकंठ, तेरी किस्मत ही फूटी है। इतना पसीना बहाता है लेकिन नतीजा हाथ में कुछ नहीं आता। इस पर नीलकंठ हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं जाता। देर सवेर ईश्वर भी उसके साथ खड़ा होता है। नीलकंठ पर लाला विष्णुदत्त नाम के गांव के महाजन का भारी कर्ज था। विष्णुदत्त चालाक और निर्दयी था। वो गांव के गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर उनकी जमीन, बैल, यहाँ तक कि घर तक हड़प लेता। नीलकंठ ने भी पिछले साल खेत संभालने और बच्चों की पढ़ाई के लिए उससे कर्ज लिया था। मगर जब फसल बर्बाद हुई तो कर्ज चुकाना असंभव हो गया। लाला अक्सर उसके घर आकर धमकाता, नीलकंठ, ब्याज समेत रुपए लौटाओ, वरना तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। याद रखना, मैं मजाक नहीं करता। मगर नीलकंठ डगमगाता नहीं था। लाला जी, ईश्वर गवाह है, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। बस थोड़ा समय दे दो। लाला ताना मारता, ईश्वर से ज्यादा भरोसा अगर तेरी मेहनत पर होता तो आज हालात ऐसे ना होते। गौरी एक धैर्यवान स्त्री थी। जब कभी नीलकंठ थककर लौटता, वो उसे सांत्वना देती। नीलकंठ, चिंता मत करो, कठिन समय है, गुजर जाएगा। बच्चे छोटे हैं, हमें उनके लिए हिम्मत रखनी होगी। बच्चे भी भोलेपन से कहते, बाबा, जब हम बड़े होंगे तो खेत में आपकी मदद करेंगे, तब आप अकेले मेहनत नहीं करेंगे। नीलकंठ के लिए यही शब्द सबसे बड़ी ताकत थे। गांव में नीलकंठ की पहचान उसकी सच्चाई और ईमानदारी से थी। लोग उसे विश्वास के साथ काम सौंपते, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। एक बार गांव का प्रधान अपनी जमीन की मेड़ ठीक करवाने के लिए मजदूर ढूंढ रहा था। मजदूर पैसे का लालच करके जल्दी काम निपटा देते, मगर नीलकंठ ने न केवल ईमानदारी से काम पूरा किया, बल्कि प्रधान से कहा, भाई, मजदूरी जितनी बनती है उतनी ही दो, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। प्रधान उसकी सच्चाई देखकर दंग रह गया। उसने गांव वालों से कहा, ऐसे आदमी को मैं गांव का असली धरोहर मानता हूँ। परिस्थितियां आसान नहीं थीं। गांव में अफवाह फैल गई थी कि लाला विष्णुदत्त जल्दी ही नीलकंठ की जमीन नीलाम करवा देगा। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते तो कुछ मजाक उड़ाते। देखा, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। आज नहीं तो कल इसे खेत बेचना ही पड़ेगा। ये बातें नीलकंठ के कानों में भी पड़ती, मगर वो हमेशा शांत रहता। रात को अक्सर वो आसमान की ओर देखता और सोचता,
हे भगवान, तूने मुझे गरीब बनाया तो क्या हुआ, लेकिन मेरी सच्चाई और मेहनत की लाज रख लेना। एक रात गांव में अचानक खबर फैली कि जिला शहर से कुछ लोग आए हैं। वे गांव के किसानों से मिलना चाहते हैं। कहा जा रहा था कि वे किसानों को नई तकनीक और सरकारी योजना के बारे में बताएंगे। गांव वाले उत्सुक थे, मगर साथ ही संशय में भी। सरकार की योजनाएं बस कागज पर होती हैं, असल में हमें क्या मिलता है? लेकिन नीलकंठ के दिल में एक नई उम्मीद जगी। शायद यही वो मौका हो जिससे उसका संघर्ष आसान हो सके। अगली सुबह गांव के चौपाल पर भारी भीड़ जमा थी। चारपाइयां, बेंच और लकड़ी के तख्ते लगाकर एक अस्थायी बैठक का इंतजाम किया गया था। सभी किसान, बड़े और छोटे, अपने गमछे और साफे संभालते हुए उत्सुकता से वहां पहुंचे। गांव में खबर थी कि जिला कृषि अधिकारी और उनके साथ आए विशेषज्ञ किसानों से मिलने वाले हैं। कुछ देर बाद जीप की घरघराहट सुनाई दी। धूल उड़ाती सफेद जीप चौपाल के पास आकर रुकी। उसमें से 3 लोग उतरे। एक उम्रदराज अफसर, सफेद कुर्ता पायजामा और हाथ में फाइल। 2 एक युवा इंजीनियर नुमा व्यक्ति। गांव के प्रधान ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। आइए साहब, रतनपुर में आपका स्वागत है। ये सब हमारे गांव के मेहनती किसान हैं। अधिकारी ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, हम यह सरकार की नई योजना के बारे में जानकारी देने आए हैं। हमारी कोशिश है कि छोटे किसानों को आधुनिक तकनीक और सहूलियतें मिले। गांव वाले कान खड़े करके सुनने लगे, लेकिन कई किसानों के चेहरों पर अविश्वास झलक रहा था। एक किसान ने तंज कसा, साहब, ये सब बातें हमने पहले भी सुनी है। कागज पर तो बहुत योजनाएं आती हैं, लेकिन गरीब किसान तक कुछ नहीं पहुंचता। दूसरे ने कहा, अगर सच में मदद करनी है तो पहले सूदखोर महाजनों पर रोक लगाइए, जो हमारी जमीनें हड़पते हैं। भीड़ में खलबली मच गई। सब अपनी अपनी परेशानी बताने लगे। भीड़ में पीछे खड़ा नीलकंठ चुपचाप सब सुन रहा था। उसका मन कह रहा था कि ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वो आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, साहब, किसान की सबसे बड़ी ताकत उसका खेत है और उसकी मेहनत। लेकिन अगर समय पर हमें सही बीज, खाद और पानी न मिले तो मेहनत बेकार हो जाती है। हम मेहनत से पीछे नहीं हटते, बस हमें ईमानदारी से सहारा चाहिए। नीलकंठ की सच्ची और स्पष्ट बातें सुनकर अधिकारी का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हारा नाम? उन्होंने पूछा। जी नीलकंठ, तुम्हारी बातें दिल को छू गईं। सरकार की योजना इसी मकसद से है कि किसान अपनी मेहनत से दुगना लाभ उठा सके। ब्यंसी, किसानों को कम ब्याज पर सरकारी ऋण मिलेगा ताकि वे महाजनों के चंगुल से बच सकें। जेमने सिंचाई उपकरण और बीज वितरण केंद्र गांव में खोले जाएंगे। हर गांव से एक ईमानदार किसान प्रतिनिधि चुना जाएगा, जिसके जरिए सारी योजना लागू होगी। ये सुनकर चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं कि प्रतिनिधि कौन होगा। प्रधान ने हंसते हुए कहा, अगर गांव में ईमानदारी की मिसाल कोई है तो वो नीलकंठ है। मैं चाहता हूं कि ये हमारा प्रतिनिधि बने। गांव वाले भी सहमति जताने लगे। हाँ, नीलकंठ ही सही है। ये कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ये देखरेख करेगा तो हमें भरोसा रहेगा। नीलकंठ के लिए ये सम्मान अप्रत्याशित था। वो झेमते हुए बोला, मैं तो बस एक साधारण किसान हूं, लेकिन अगर गांव का विश्वास है तो मैं पूरी निष्ठा से ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। भीड़ के बीच खड़ा महाजन लाला विष्णुदत्त ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अगर सरकार सचमुच किसानों को कर्ज देने लगी तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, उसने मन ही मन सोचा। उसने बीच में टोका, साहब, इस गांव में बहुत चालाक लोग भी हैं। सब ईमानदार नहीं होते। सोच समझकर प्रतिनिधि चुनिए।
कहीं ऐसा ना हो कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो जाए। अधिकारी ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, लाला जी, हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे। अभी तक तो गांव वालों ने एकमत होकर नीलकंठ का नाम सुझाया है और हमें ईमानदारी सबसे ऊपर चाहिए। लाला ने होठ बींच लिए। उसे साफ समझ आ गया था कि अब नीलकंठ उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बनने वाला है। बैठक के बाद नीलकंठ के घर खुशियों का माहौल था। गौरी की आंखों में चमक थी। नीलकंठ, गांव वाले तुझ पर कितना भरोसा करते हैं। ये छोटा काम नहीं है। बच्चे भी उछलते हुए बोले, बाबा, अब तो हम भी आपकी तरह ईमानदार बनेंगे। नीलकंठ ने कहा, सच्चाई से कभी डरना मत, चाहे हालात कितने भी कठिन हों। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मगर रात को जब सब सो गए, नीलकंठ देर तक करवटें बदलता रहा। उसे अंदेशा था कि लाला विष्णुदत्त इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अब असली संघर्ष शुरू होगा, उसने मन ही मन सोचा। और सच ही, अगले ही दिन गांव में अफवाह फैलने लगी। सरकार का पैसा आने से पहले ही लूट लिया जाएगा। नीलकंठ समझ गया कि ये सब लाला की चाल है, लेकिन उसने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वो ईमानदारी की राह से पीछे नहीं हटेगा। सरकारी अफसरों की बैठक को 1 हफ्ता बीत चुका था। गांव में हलचल थी। सबको उम्मीद थी कि योजना लागू होते ही किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इसी बीच लाला विष्णुदत्त लगातार नई चालें चल रहा था। कुछ दिनों बाद जिला शहर से बीज, खाद और उपकरण किसानों में बांटने के लिए आए। लाला विष्णुदत्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसी रात उसने नीलकंठ को अपने घर बुलाया। देखो नीलकंठ, लाला ने मीठे स्वर में कहा, तुम्हारे पास अब ताकत है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर खूब फायदा कमा सकते हैं। नीलकंठ चौंक गया। कैसा फायदा? लाला ने आगे झुककर कहा, सरकार का आधा सामान हम गांव वालों को बांट देंगे और आधा गुपचुप बेच देंगे। मुनाफा आधा तुम्हारा, आधा मेरा। सोच लो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। नीलकंठ का खून खौल उठा। लाला, शर्म नहीं आती तुम्हें? गरीबों का हक मारकर अपने घर बढ़ना चाहते हो? मेरी रगों में खून सूख सकता है, लेकिन ईमानदारी कभी नहीं सूख सकती। लाला अब बौखला गया। उसने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और कहा, ये नीलकंठ मेरा धंधा चौपट कर देगा। इसे सबक सिखाना जरूरी है। कुछ दिनों बाद जब नीलकंठ खेत में काम कर रहा था, लाला के गुंडे आए और उसकी फसल बर्बाद कर दी। अरे ये तो सीधी गुंडागर्दी है। भाई, तू पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करता? नीलकंठ ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मैं भी लड़ाई झगड़े में उतर गया तो लाला की चाल सफल हो जाएगी। हमें ईमानदारी और धैर्य से ही लड़ना होगा। उस रात गांव के कई किसान नीलकंठ के घर आए। भाई, हमें तेरी बातों पर शक था, लेकिन आज हमने देख लिया कि तू कितना सच्चा है। हम सब तेरे साथ हैं। नीलकंठ भावुक हो उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, बस इतना वादा करो कि हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और किसी लालच में नहीं फंसेंगे। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, वादा है। समय का पहिया घूमता गया। धीरे धीरे खेतों में हरी भरी फसलें लहराने लगीं। नीलकंठ की मेहनत रंग ला रही थी। इस बार सरकार से मिले अच्छे बीज और समय पर हुई सिंचाई से धान की फसल खूब बढ़ रही थी। गांव के खेतों में दूर दूर तक हरियाली छाई थी। हवा के झोंकों के साथ सुनहरी बालियां लहराती। एक दिन चौपाल पर किसान इकट्ठा हुए। रामू किसान बोला, भाइयों, इस बार हमारी मेहनत रंग लाई है। फसल कटाई का समय पास है। हमें संगठित होकर काम करना होगा। दूसरा किसान बोला, हाँ, और ये सब नीलकंठ की वजह से हुआ है। अगर ये प्रतिनिधि ना होता तो शायद हम फिर लाला के चंगुल में फंस जाते। लोगों ने नीलकंठ की प्रशंसा की, लेकिन वो विनम्रता से बोला,
भाइयों, ये किसी एक की जीत नहीं है, ये हम सबकी मेहनत का फल है। दूसरी ओर लाला विष्णुदत्त के चेहरे पर खीज साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आमदनी दिन ब दिन घट रही थी। लोग अब उससे कर्ज लेने से बचने लगे थे। उसने अपने चेलों से कहा, अगर ये फसल गांव वालों के हाथ लग गई तो मेरा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। फसल कटाई से पहले ही इसे बर्बाद कर दो, ताकि लोग फिर से मजबूरी में मेरे पास आएं। एक अंधेरी रात जब पूरा गांव सो रहा था, लाला के आदमी चुपचाप नीलकंठ के खेतों की ओर बढ़े। उनके हाथों में लालटेन थी। उन्होंने खेत के कोने में आग लगाने की कोशिश की। गांव के कुछ बच्चे जो पास ही खेल रहे थे, चीख उठे, आग आग, कोई खेत जला रहा है। गांव वालों को शक था कि ये काम लाला के आदमियों का है। सब उसकी हवेली की ओर बढ़ने लगे। लाला, तू कब तक हमें बर्बाद करता रहेगा? तेरी वजह से गांव का चैनो सुकून खत्म हो गया है। लाला गुस्से से बोला। ये झूठा इल्जाम है, मैंने कुछ नहीं किया। नीलकंठ ने भीड़ को शांत किया। भाइयों, गुस्से में आकर गलत कदम मत उठाओ। अगर हमने भी हिंसा की तो हम में और लाला में फर्क क्या रह जाएगा? सच देर सवेर सामने आ ही जाता है। गांव वाले मान गए। सभी किसानों की फसल कट गई। अब की बार फसल अच्छी हुई। फसल की बोरियां मंडी ले जाने से एक दिन पहले गांव में तहसील से चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, नीलकंठ की जमीन पर लाला विष्णुदत्त का हक है। उसने कर्ज न चुकाने पर जमीन जब्त करने का आदेश दिया है। गांव में हलचल मच गई। क्या नीलकंठ की जमीन लाला की हो गई तो फसल का मालिक भी वही हुआ? लोग हैरान थे। नीलकंठ ने चिट्ठी पढ़ी और समझ गया कि ये लाला की नकली कागजात की चाल है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। नीलकंठ, अगर ये जमीन छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे? बच्चे भी डरे हुए थे। बाबा, अब हम खेत में नहीं खेल पाएंगे। नीलकंठ ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरना मत, सच कभी हारता नहीं। मैं अपनी ईमानदारी की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ूंगा। गांव वालों ने फैसला किया कि इस मसले का निपटारा पंचायत के सामने होगा। सब अगले दिन चौपाल पर इकट्ठा होने वाले थे। लाला आत्मविश्वास से बोला, देखना, कल पंचायत में सब मेरी तरफ होंगे। कागज मेरे पास है और कानून कागज मानता है। लेकिन नीलकंठ ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, अगर मेरी मेहनत और सच्चाई सच्ची है तो न्याय भी मेरे साथ होगा। अगले दिन फैसला करने के लिए गांव वालों ने तहसीलदार को बुलाया। तहसीलदार ने कहा, गांव की जमीन का नया सर्वे होगा और जिसके पास पुराने कागज साफ सुथरे होंगे उसी के नाम जमीन दर्ज की जाएगी। ये सुनते ही गांव के कई लोग चिंतित हो गए, क्योंकि उनके कागज अधूरे थे। लेकिन सबसे ज्यादा खुश हुआ सेठ रघुबीर। उसके पास गांव के आधे लोगों के कर्ज के कागज थे। उसने योजना बनाई कि जिन किसानों ने समय पर कर्ज नहीं चुकाया, उनकी जमीन पर दावा करेगा। नीलकंठ भी डरा। उसके पास अपनी जमीन के कागज तो थे, लेकिन सेठ ने उसकी जमीन और गाय गिरवी रखवा दिए थे। अगर वो समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसकी मेहनत से सींची जमीन भी हाथ से निकल सकती थी। उसकी पत्नी सावित्री बोली, सुनो नीलकंठ, डरने की जरूरत नहीं। तुमने जो कुछ किया ईमानदारी से किया। भगवान पर भरोसा रखो। मेहनत की कमाई कभी डूबती नहीं। नीलकंठ ने उसकी आंखों में देखा। उसे साहस मिला। अगले दिन तहसीलदार के सामने गांव वाले इकट्ठा हुए। सेठ रघुबीर ने ऊंची आवाज में कहा, महोदय, इन किसानों ने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। ये जमीन मेरी होनी चाहिए। मेरे पास कागज है। गांव वाले चुप थे।
कोई सेठ के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी नीलकंठ आगे बढ़ा। उसने तहसीलदार को सलाम किया और बोला, महोदय, सेठ के पास कागज हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने किसानों से कई गुना ब्याज लिया है। जो कर्ज 100 रुपए का था, उसे वो 500 रुपए दिखाकर जमीन हड़पना चाहता है। ये अन्याय है। सेठ गुस्से से चिल्लाया। झूठ बोलता है ये। इसके पास सबूत है क्या? नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, हाँ, सबूत है। मैंने हर लेन देन का हिसाब अपनी पुरानी डायरी में लिखा है। उसमें सेठ का सच्चा चेहरा साफ दिख जाएगा। तहसीलदार ने डायरी मंगवाई। पन्ने दर पन्ने पढ़े गए। उसमें साफ लिखा था, कर्ज की असली रकम और सेठ द्वारा वसूला गया ज्यादा ब्याज। भीड़ में गुस्सा फूट पड़ा। गांव के एक किसान ने कहा, अन्याय बंद करो, किसानों की जमीन वापस करो। तहसीलदार ने तुरंत आदेश दिया कि सेठ के झूठे दावों को खारिज किया जाए और किसानों की जमीन उन्हीं के नाम दर्ज की जाए। सेठ रघुबीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी वर्षों की चालाकी एक गरीब किसान की ईमानदारी ने उजागर कर दी थी। नीलकंठ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। उसने अपने लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए न्याय जीत लिया था। किसान जो कभी दबे कुचले रहते थे, अब सीना तानकर जीने लगे। सब लोग नीलकंठ को अपना सच्चा नेता मानने लगे। गांव के बच्चे कहते, नीलकंठ चाचा जैसे बनना है। सेठ रघुबीर नीलकंठ से हार कर चुप नहीं बैठा। उसने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं। नीलकंठ सबकी जमीन अपने नाम करवाना चाहता है। वो खुद नेता बनना चाहता है। कुछ लोग थोड़ी देर के लिए उसके जाल में फंसे, लेकिन फिर नीलकंठ की सच्चाई सामने आ गई। उसने सबके सामने कहा, मेरा मकसद कभी किसी की जमीन लेना नहीं था। मैंने तो बस न्याय के लिए आवाज उठाई थी। अगर किसी को शक है तो मैं अपनी जमीन भी बांटने को तैयार हूं। गांव वाले उसकी बातें सुनकर भावुक हो गए। सबने मिलकर नीलकंठ का साथ दिया। सेठ अकेला पड़ गया। उसका झूठ और लालच सबके सामने उजागर हो चुका था। कुछ ही दिनों में उसने गांव छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बस गया। नीलकंठ अपने घर के बाहर खड़ा होकर खेतों की हरियाली देख रहा था। उसकी पत्नी सावित्री बोली, देखो, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने पूरा गांव बदल दिया। नीलकंठ मुस्कुराया और कहा, सच और मेहनत कभी हारते नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नीलकंठ अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि पूरे गांव की आशा और हिम्मत की पहचान बन चुका था।